तो साथियों, आज हम लोग फिर से अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये फोर्थ पार्ट हमारी क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज को जो हम लोग लेकर चले हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है मनदीप, जो कि एक बहुत बड़े लीडर है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अपनी जानकारी हमसे साझा करेंगे। नमस्कार मनदीप जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हरियाणा पे। आप पहली बार आए हैं। तो सर, अभी हम लोग जो देख रहे हैं, जो अमनदीप जी ने भी हमें बताया था क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ख़ासतौर पे पाई के बारे में जी। तो हम लोग यहाँ तक तो समझ गए कि लोगों को करना चाहिए, लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा जो देश का है वो है बेरोजगारी। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, नौकरी दे नहीं पा रही है सरकार। तो ऐसे में हम क्रिप्टो करेंसी या पाई नेटवर्क को कैसे देख सकते हैं सर, वो बता दीजिए सर। देखिए, इसे आप एज ए डिफ्लेशनरी एसेट देख सकते हैं। जी। इसके लिए ना हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज़ डिफ्लेशन। जी। जैसा कि हम देखते हैं रुपया है, उसकी टाइम के साथ साथ जो वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन में जी। हम देख पा रहे हैं, जैसे पिछले 2-3 दशकों में डिग्रेड होती जा रही है। हाँ जी। जैसा कि आपने देखा, पहले आपने सन 2006 से लेके अब तक जी। जो प्राइस देखा है डॉलर का, जी। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो USDT है, डॉलर है, वो 90 रुपीस पे चल रहा है। जी। और अभी लगभग 4-5 साल पहले ये 70-75 रुपए के रेट पे हुआ करता। जी। 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 तो एग्जैक्टली क्या हुआ है? क्या वास्तव में डॉलर का रेट बढ़ा है या रुपए का रेट गिरा है? जी। यहाँ पर हमारे रुपए का रेट गिरा है। जी। ये जो वैल्यू गिरी है ना, इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। जी। 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 लेकिन अगर हम नेशनल ग्रोथ चाहते हैं तो हमारे पास कुछ डिफ्लेशनरी एसेट्स होनी चाहिए। जी। ये डिफ्लेशनरी एसेट्स वो होती हैं जो समय के साथ साथ जिनकी वैल्यू बढ़ती है। जी सर। रुपया जो है वो जितना ज्यादा छपेगा, हाँ जी, उस हिसाब से उसकी वैल्यू डिग्रेड होगी। जी सर। लेकिन अब जैसे आपने गोल्ड देखा, उसकी वो संसाधन ना ये नेचर में लिमिटेड है। जी सर। जी सर। तो इसी तरह जो है क्रिप्टो करेंसी, उनकी जो सप्लाई होती है, स्पेशली ब्लॉकचेन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मीम टोकन, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन। जी सर। बिकॉज मेरा रिसर्च वर्क होता है और हम ब्लॉकचेन्स पे ही काम करते हैं मेनली। जी। 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 तो हम प्रेफर भी ब्लॉकचेन्स ही करते हैं। जी सर। तो इनमें ये सिस्टम नहीं होता कि स्कैमिंग का जो सिस्टम चलता है वो आमतौर पे मीम्स के साथ चलता है। जी सर। आमतौर पे जो ब्लॉकचेन्स होती हैं वो एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल होती हैं। जी सर। जी ये सर। फ्यूल की तरह इस्तेमाल होने वाली कोई भी ब्लॉकचेन हो सकती है। इथेरियम हो सकती है, ट्रोन हो सकती है, या फिर मैटिक हो सकती है। जी। इसके अलावा पोल्काडॉट है, ये भी एक ब्लॉकचेन है। जी। अभी रिसेंटली भी कुछ नई ब्लॉकचेन्स आई हैं। जी। जैसे कि एम कॉइन, हाँ, M20 चेन पे चलता है। जी। और इसी तरह से अवालांचे है। जी। आर्बिट्रम है। ये सब की सब ब्लॉकचेन्स होती हैं। इनके ऊपर बनते हैं टोकन। और ये जो है ये एज ए डिफ्लेशनरी एसेट काम करती हैं। तो मेरी जो युवा पीढ़ी है उससे निवेदन ये है कि वो इस तरह की डिफ्लेशनरी एसेट्स को एक्वायर करे। एक्वायर। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रहा इन्हें बाय किया जाए। जी। जी। मेरा पर्सपेक्टिव है कि उन्हें एक्वायर किया जाए। एक्वायर करने का मतलब ये नहीं होता कि पैसे देके ही खरीदा जाए उन चीजों को। सर, जी सर। तो जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये हमें फैसिलिटी देते हैं कि हम फ्री में भी माइन कर सकें। तो जैसे पाई नेटवर्क है, हालांकि ये स्टेलर ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, बट ये एक ह्यूज एक्सेप्टेंस के साथ मार्केट में उतरा है। जी सर। इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है। इवन यहाँ तक ये भी दावा किया जा रहा है, जैसे पाई एक्सप्लोरर चल रहा है और बार्टर सिस्टम चल रहा है, उसमें पब्लिकली जो इसकी एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसे एक्वायर करने के लिए आपको पैसे नहीं लगाने पड़ते। जी। आप इसको फ्री में माइन कर सकते हो। जी। सन 2008 के जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम बिटकॉइन की बात करते हैं, हाँ जी, उस समय बिटकॉइन भी फ्री में मिला करता था। जी सर। और उसमें माइनिंग में ना जो रिसोर्सेज यूज होते थे बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे। जी। बड़ी बड़ी माइनिंग रिग्स लगा करती थी, 8-8, 10-10 लाख की कॉस्टिंग आ जाया करती थी। जी सर। फिर उसमें ग्राफिकल कार्ड लगा करते थे। फिर वो ग्राफिक कार्ड 2 से 3 साल बाद एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी जो यूटिलिटी है वो खत्म हो जाती है। जी सर। तो वो काफी एक्सपेंसिव रहता है, फ्यूल इकोनॉमी नहीं रहती उसके अंदर। ओके। तो अब जो ये जो पाई है ना, ये फर्स्ट मोबाइल बेस्ड माइन होने वाली क्रिप्टो करेंसी है। जी। और ये एक्सेप्टेंस के साथ भी है कि जैसे बिटकॉइन है, वो कितने लोगों के पास है, वो ज्यादा पब्लिक के पास नहीं है। जी। वो जो मेन स्टार्टिंग के लीडर्स थे उनके पास तो है, बट ये जो पाई है ना, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, एक सिस्टमैटिकल वे में हुआ है।
जी। और जो पायनियर्स बिल्कुल स्टार्टिंग में जुड़े थे वो इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट उठा पा रहे हैं। तो मनदीप जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के दिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शहर में बहुत होते हैं, हर शहर में काफ़ी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कॉलेजेस हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस टॉपिक को लेकर उनको भी थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम चलानी चाहिए, या कोई पर्सनली अगर अपने लेवल पे कोई पीरियड या कोई ऐसा कुछ किया जा सकता है कि अवेयरनेस के लिए बच्चों को कुछ दिया जा सके? सर, एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि यहाँ एजुकेटेड होने का मतलब है कि पढ़ना और पढ़ाना। जी। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, हाँ जी, आप आगे मैथ्स पढ़ के मैथ का एग्जाम देके मैथ्स पढ़ा रहे हो। जी सर। आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस का एग्जाम देके साइंस पढ़ा रहे हो। जी सर। आप रिसर्च नहीं कर रहे, प्रोडक्टिविटी में नहीं जा रहे। जी। वो जो रेशियो है ना बहुत कम है। जी। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी आयरनी है। ओके। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम नहीं हो रहा। जी सर। अगर एंटरप्रेन्योरशिप को टारगेट करके चला जाए, कोई भी पर्सन है, किसी भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वो जॉब के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है उसको। जी जी। इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है या एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, उस हिसाब से बच्चा जो है ना वो ज़्यादा ट्रेन नहीं हो पा रहा। वो कोई पर्टिकुलर अगर उसको कोई मोटिवेट कर दे तो एक अलग बात है, बट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना वो जॉब के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। और काफ़ी हद तक टीचर्स भी क्या करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज जो है ना, दिक्कत ये है कि उन्हें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है। देखो, दो एजुकेशन के ना दो ट्रैक्स होते हैं, एक होता है एकेडमिक, एक होता है प्रोफेशनल ट्रैक। जी सर। जो एकेडमिक में जो बच्चा फंसा हुआ है, मैं उसे ये नहीं कहूंगा फिट है, फंसा हुआ है। फंसा हुआ क्यों है? क्यों? वो 4 साल की बैचलर्स कर रहा है जी इंजीनियरिंग, उसके बाद 2 साल की एमटेक कर रहा है जी, फिर वो 3 साल की पीएचडी कर रहा है जी, उस इकोसिस्टम से बाहर निकल ही नहीं रहा जी सर। ही नो नथिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म। उसे प्रोफेशनलिज्म का पता ही नहीं है, एबीसीडी नहीं पता जी। वो सिर्फ एकेडमिक्स में ही चल रहा है जी, वो पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है जी, उसको रियल लाइफ की इम्प्लीकेशन क्या है वो चीज नहीं समझ पा रहा वो। ओके। तो दैट्स वाई कि जो स्टूडेंट है ना उसका जो भविष्य है ना, वो जब तक आप प्रोडक्ट नहीं बनाओगे ना, अब सपोज मान लो बर्गर बनाना आप सीखते हो जी, और आप आगे बर्गर बनाना ही सिखा रहे हो जी, बना नहीं रहे, सेल नहीं कर रहे, प्रोडक्टिविटी कहाँ आएगी? बिल्कुल सर। सो दिस इज आयरनी, ये इशू है सबसे बड़ा। तो ये जो ब्लॉकचेन है ये एक नया कंसेप्ट है, ये प्रोडक्टिविटी बेस्ड है। तो सर अभी आपका मतलब मैं सीधे सीधे अगर बात करूं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस के लिए जगह जगह जाकर लोगों को बताने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशंस को बड़े लेवल पे इसमें आकर लोगों को समझने और समझाने की ज़रूरत है। बिल्कुल है। तो मनदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।